तो इस समय राहुल का रोजगार का गारंटी है कि मोदी की जो गारंटी लेते हैं? मोदी की गारंटी थी 15 लाख आएगा। मोदी की गारंटी थी किसानों की आय दुगना हो जाएगा। मोदी की गारंटी थी काला धन आ जाएगा। मोदी की गारंटी थी कि सब जो भ्रष्टाचारी और भगोड़े जो पकड़े जाए। जबकि जो है गन्ने की जो लागत है वो बेतहाशा बढ़ी। डाई का दाम बढ़ा, यूरिया का दाम बढ़ा, रासायनिक जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं उनका दाम बढ़ा, कीटनाशकों का दाम बढ़ा, दवाओं का दाम बढ़ा, ये सारे दाम बढ़े। हमारी जो स्थिति है वो खराब हुई। 2014 से लेकर 24 के बीच में काफ़ी डैमेज हुआ है। बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज हालत ये है कि कोई भी परीक्षा हो रही तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करें। देखिए, किसानों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक पहली दिक्कत है कि जो किसान उत्पादन करता है उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये कारपोरेट परस्त लोगों की सरकार है। ये सरकार जो अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा देने के लिए बनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो हमारी जो मौजूदगी है आज एक किसान नेता के साथ है। अगर मैं इनकी परिचय की बात करूं तो आप संभवतः ये जानते होंगे, बहुत ही एक्टिव नेता हैं। किसानों के लिए हर दुख दर्द में खड़े रहते हैं और पूर्वांचल के महासचिव हैं और इनका नाम वीरेंद्र कुमार यादव जी है। तो आज इनके साथ हैं हमारी जो चर्चा होने वाली है किसानों से लेके देश की स्थिति के बारे में, कैसे क्या देश की प्रगति हो रही है, किसानों की स्थिति क्या है और किसानों के लिए वर्तमान में सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारी बातों को हम कवर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपके दर्शकों को बहुत सा धन्यवाद, बधाई, शुभकामना, और आपको भी धन्यवाद कि आप किसान प्रश्नों पर बात करने के लिए यहाँ आए। तो सर, हमारा सबसे पहला जो आपसे प्रश्न रहेगा कि इस समय जो देश की स्थिति है, आपकी उम्र तो लगभग 50 साल हो गई ही और आप किसान संघ के जो है अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, जो भी पद आपको दिया गया होगा, आपके कर्तव्य को देख के दिया गया होगा। तो इस समय हम यही सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि किसानों को क्या दिक्कतें हैं? देखिए, किसानों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक पहली दिक्कत है कि जो किसान उत्पादन करता है उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। इसके लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी का कानून सरकार बना दे। पिछले सालों में जब किसान आंदोलन हुए तो उस समय प्रमुखता से ये मांग उठी थी और इस पे सरकार ने विचार करने की भी बात कही थी कि हम इस पे विचार करेंगे और जो एमएसपी है वो कानून बनेगा। लेकिन एमएसपी पे आज तक कोई कानून नहीं बना। एक तो समस्या ये है, जैसे जो एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, एमएसपी जैसे अभी बहुत से हमारे किसान ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो अगर थोड़ा सा इसको सरल भाषा में आप समझाना चाहें तो ताकि लोग समझ पाएं कि एमएसपी क्या है। ठीक है, एमएसपी का मतलब जैसे कोई भी चीज पैदा होती है तो उसकी एक कीमत तय होती है, यह होनी चाहिए। जैसे अभी लाइफबॉय का साबुन आप बंबई में खरीदेंगे 10 रुपया, गांव में खरीदेंगे 10 रुपया, कहीं भी खरीदेंगे 10 रुपया। लेकिन जो हमारे खेती का उत्पादन है, गेहूं है, चावल है, दाल है, तेल है, ये जो किसान उत्पादन करता है, इसका जो है कहीं कोई फिक्स रेट नहीं है, कोई रेट ही नहीं है। कहीं जो है 12 रुपया में है तो कहीं 20 रुपया में है, कहीं 18 रुपया में है। तो पूरे देश में जो है, इसीलिए एक कानून है कि जिसे गेहूं की कीमत पूरे देश में एक न्यूनतम, मतलब उसमें मैक्सिमम नहीं कहा गया कि न्यूनतम, मिनिमम, मतलब कम से कम इतना, तो कम से कम कि जैसे कम से कम अभी जो है जिसे 2200 रुपया है, तो सरकार ये तय कर दे कि इससे नीचे गेहूं की खरीद नहीं होगी, ये कानून बन जाए। धान इससे कम रेट पे ना खरीदा जाए, चाहे वो बनिया खरीदे, चाहे वो सरकार की एजेंसी खरीदे या कोई प्राइवेट जो है कारोबारी खरीदे, तो उसका एक जो फिक्स दाम हो। यही एमएसपी की मूल अवधारणा। एमएसपी हमको नहीं मिली तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। उसके लिए इन्होंने कहा था कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पे हम जो है इसमें विस्तार करेंगे।
लेकिन स्वामीनाथन को इन्होंने भारत रत्न तो दे दिया लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट जब लागू हो जाती तो किसान का जो वाजिब हक है, जो वाजिब हिस्सा है, वो मिलना शुरू हो जाता। लेकिन अभी तक जो है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। जो सरकार कहती थी, यही नरेंद्र मोदी 2014 के पहले कहते थे कि जो है हम हमारी सत्ता आएगी, बहुत, इनका नारा था कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अगर मोदी की सरकार आएगी तो किसानों की आय हम दुगना करेंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी को कानून बनाएंगे। प्रमुख बात तो ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने कहा था कि एमएसपी को कानून बनना चाहिए। एमएसपी के लिए खुद नरेंद्र मोदी जो है पैरोकारी करते थे। आज नरेंद्र मोदी 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो जो है एमएसपी को कानून नहीं बनवा पाए। नहीं तो सर, जैसे जिस सरकार ने इस चीज को वादा करके जनता का वोट लिया कि हम ये चीज करेंगे, अब वो बन गए गवर्नमेंट में, आखिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या वजह हो सकती है? क्यों नहीं करना चाहते? ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये कारपोरेट परस्त लोगों की सरकार है। ये सरकार जो अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा देने के लिए बनी। ये किसानों की सरकार नहीं है, या किसानों के हक के लिए की बात तो किसानों की करते हैं, लेकिन ये फायदा जो है कंपनियों को पहुंचाते हैं। उसका उदाहरण है कि केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड का 1,50,000, 20,000, 1.5 लाख, 1 लाख रुपया जो माफ करना होता है, तो ये उसका दुनिया भर का आंकड़ेबाजी करते हैं। लेकिन हजारों करोड़ रुपया जो है, जो इस देश के कारपोरेट घराने हैं, उनका बट्टे खाते में डाल के माफ कर दिया जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता है। हर साल लगभग जो है 4,000, 3,500, 5,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, हर वित्तीय वर्ष में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया जो है वो पूंजीपतियों का माफ किया जा रहा है 3.5 लाख करोड़ रुपया। और किसानों का जो है 1000, मतलब 10,000, 20,000 का कर्जा भी नहीं माफ होता। नहीं, जैसे जो वोट करते हैं किसान भी तो उनको वोट करते, जैसे उन्होंने वादा किया कि हम एमएसपी लाएंगे जब वो गुजरात के सीएम थे। हाँ, उसके बाद उन्हें क्या इस बात का डर नहीं कि हम इस वादा को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो किसान हमको फिर वोट नहीं देंगे? ये मतलब उनको क्या चीज मोटिवेट करती है काम नहीं कर रहे हैं? इन्होंने धर्म की राजनीति शुरू कर दिया, किसान की राजनीति नहीं किया इन्होंने। इन्होंने हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, जो धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक धर्म का जो पूरा सिस्टम फैला करके, ये जो है इस जो जनता के मुद्दे उनको गौर कर देते हैं, उनको छुपा देते हैं। और जो धर्म के नाम पे जो नफरत की राजनीति है, उस नफरत की राजनीति के भरोसे जो है ये सत्ता पे काबिज होते रहते हैं। अच्छा, दूसरा अगर मेरा प्रश्न आपसे है, आप किसानों से जुड़े हैं, किसानों की बात जानते हैं, तो ये तो एक हो गई उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं, उनकी मांग चल रही है। अभी दिल्ली में भी वो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान काफ़ी दिन से। हालांकि गवर्नमेंट उनकी बातों को अभी इग्नोर कर रही है। वहीं लद्दाख में भी इस समय वांगचुक जो है, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन लद्दाख में भी प्रोटेस्ट पर्यावरण के रिलेटेड ही चल रहा है। तो दूसरा जो प्रश्न अगर मैं आपसे करना चाहूँगा, तो ये तो जेन्युइन समस्याएं हो गई एमएसपी के लिए, और अगर एमएसपी को छोड़ के अगर हम किसानों की ज़रूरत, जो उनके दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं, प्राथमिकता क्या है, वो प्राथमिक रूप से अगर ये चीज़ पूरा हो जाए तो कुछ उनकी तकलीफें दूर हो सकती हैं, वो किसानों के लिए क्या हो सकती है? जो लागत है खेती का वो लगातार बढ़ा है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, यूरिया का दाम जब 50 किलो की बोरी थी तो उतना था, 45 की हुई उतना है, और अभी 40 किलो की बोरी आ गई। जो सरकार के तमाम विभाग हैं, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, प्रति भूमि विकास विभाग है, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, उनका जो है कोई भी कर्मचारी या उनकी भी कोई भी योजना वो गांव के किसानों तक कभी नहीं पहुंचती। वो केवल सरकारी विभाग, पैसे जो है वो कागजों पे खारिज होते हैं और कागजों पे ये विभाग चलता है। कृषि विभाग कागज पे चलता है, उद्यान विभाग कागज पे चलता है, प्रति भूमि विकास कागज पे चलता है, सिंचाई विभाग कागज पे चलता है। जितना डिपार्टमेंट बना है किसानों के लिए, वो सारे डिपार्टमेंट केवल कागजों पर चल रहे हैं। वो कोई भी किसानों को उससे लाभ नहीं हो रहा। हो गई एक दौर था, साधन सहकारी समितियां थी, उसके माध्यम से किसानों को खाद, बीज, ये जो है सस्ते दाम पे और जो है रियायत पे मिलता था और उधार भी मिलता था। लेकिन ये साधन सहकारी समितियां खत्म कर दी गई। जो
खाद बीज का पूरा जो बाजार है, खाद बीज जो किसानों को मिलना था, ये खुले बाजार के हवाले कर दिया गया। अब किसान को कोई संस्था, कोई किसान सेवा केंद्र, किसान जो है ये कृषि रक्षा इकाई, साधन सहकारी समिति, ये जितनी संस्थाएं थी, ये जो है इनकी हत्या कर दी गई, मृत प्राय हो गई। अभी किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही। लेकिन सर, जो हमारी वर्तमान सरकार है इस समय, वो ये दावा कर रही है या फिर कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, जो गरीब हैं उनको, उनकी आय को बढ़ाएंगे। तो क्या जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो किसान हैं पिछले 10-5 साल से उनकी आय में कुछ वृद्धि हो रही है? नहीं, अब मुझे तो नहीं लगता है कि कोई वृद्धि हुई, इसलिए कि 10% भी जो है, जिसे हम गेहूं के एमएसपी की बात करें, धान के एमएसपी की बात करें, जो सरकार घोषित करती, वो 10% भी नहीं बढ़ाती। गन्ना का रेट जो है 2014 से लेके और 2024 तक या 2010 से मान लीजिए, 10 से लेके 24 तक 14-15 सालों में 50-60 रुपए की बढ़ोतरी हुई। जबकि जो है गन्ने की जो लागत है वो बेतहाशा बढ़ी। डाई का दाम बढ़ा, यूरिया का दाम बढ़ा, रासायनिक जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं उनका दाम बढ़ा, कीटनाशकों का दाम बढ़ा, दवाओं का दाम बढ़ा, ये सारे दाम बढ़े, लेकिन जो है किसानों की जो है वो नहीं बढ़ा। दूसरी चीज़ कि महंगाई बढ़ी, महंगाई के हिसाब से भी जो है न गन्ने का दाम बढ़ा, न सब्जियों का दाम बढ़ा, न जो है अन्य जो उत्पादन है उनका दाम बढ़ा, न दूध का दाम बढ़ा। अभी आज की खबर है कि जो नरेगा है हमारे भारत में, पूरे भारत में चलता है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 7 रुपये आज बढ़ाई है। तो ये भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ही लाभ पहुँचेगा। लेकिन मैं आपसे इसलिए इस चीज़ को चर्चा कर रहा हूँ कि क्या ये 7 रुपये लाजमी रेट है, 7 ही रुपये बढ़ना चाहिए था या फिर और कुछ बढ़ना चाहिए था? देखिए, मनरेगा जो है जब ये लाया गया था, तो इसका एक कॉन्सेप्ट था। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो गांव में लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और मजदूरी जो है, गांव में लोगों को काम मिलेगा और 100 दिन के काम की गारंटी होगी। एक मजदूर के लिए, एक आदमी के लिए 100 दिन के काम की गारंटी होगी। लेकिन इस कानून का शुरू कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, इसके बाद इस कानून को पूरी तरह से, मतलब ये कोई स्कीम नहीं है, मनरेगा एक कानून है, एक्ट है, इसको जो पूरी तरह से ध्वस्त कर। इसमें जो है रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है, ये रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो आया था, इसमें यह था कि गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा को खेती से जोड़ने की बात थी। अच्छा। केवल ये नहीं था कि उससे केवल जो है गांव में वो काम करना, उसको खेती के काम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका एक प्लान ये भी था। कैसे भूमि का सुधार हो, कैसे और चीजें हो, गांव को कैसे और सर्वसुलभ बनाया जाए, तो खेती में मनरेगा कैसे उपयोगी हो, ये कानून बना था। और पहली बात यह कि सरकार, ये बहुत हास्यास्पद बात है कि 7 रुपया बढ़ना, जबकि बहुत पहले हमको लगता है कि जब मनरेगा बना था उसके कुछ दिन बाद जो अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। अच्छा। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन चलाना है तो उसको कम से कम 10,000 रुपया प्रति मंथ की उसकी आमदनी होनी चाहिए। अब अगर उसको हम अगर मोडिफाइड करें तो आज के समय में वो कम से कम 30,000 रुपया, बिल्कुल वो 30,000 रुपया अगर महंगाई को देख लिया जाए तो 30,000 रुपया, तो मुझे नहीं लगता है कि मनरेगा का जो 202 रुपया मजदूरी, 7 रुपया इन्होंने बढ़ाया, मनरेगा, हाँ, मनरेगा की मजदूरी कम से कम 600 रुपये होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी कभी कहते थे कि मनरेगा जो है देश पे काला टीका है, काला धब्बा है देश के ऊपर, और आज बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मोदी जी ने 10 साल में अगर 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन पे अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं, उसमें से 1 करोड़ लोगों को भी गरीबी रेखा से बाहर नहीं कर पाए। तो 10 साल में इनका अचीवमेंट क्या रहा, ये सरकार का जो है अचीवमेंट क्या रहा? आज भी लोग जो है वही 5 किलो राशन पे जीने को मजबूर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सरकार है वो पूरी तरह से विफल सरकार है। ये सरकार जो है, अब जैसे रुपया और डॉलर है, पूरे देश में, पूरी दुनिया का मानक क्या है? डॉलर है। डॉलर के
हिसाब से रुपया कमजोर होता ही जा रहा है। लगातार होता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो जो हमारी जो स्थिति है वो खराब हुई। 2014 से लेकर 24 के बीच में काफ़ी डैमेज हुआ है। बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज हालत ये है कि कोई भी परीक्षा हो रही तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक, राजस्थान, हर जगह जो है पेपर लीक हो जा रहा है। नौजवान लाखों रुपया लगा करके पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस समय वर्तमान में लोकसभा चुनाव सामने है, लोगों का दुख दर्द कुछ इस तरह है, किसान अलग ही तड़प रहे हैं, जो रोजगार पाने के चाहत में युवा हैं हमारे देश के वो अलग तड़प रहे हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा क्या होने वाला है, किस तरह लोग सोच रहे हैं? देखिए अगर हम इधर पूरे देश पे निगाह डालें तो बिहार की सरकार ने जो महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी और नीतीश की सरकार, इस सरकार ने एक मॉडल पेश किया पूरे देश के सामने, और 4 लाख से 17 महीने में 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, तो हम जो है 30 लाख सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं, जैसे मोदी का जो रोजगार का मॉडल है वो दूसरा है। चाय पकौड़ा बेचो। अच्छा, तो वो कहते हैं हमने काम दिया, 5,000 10,000 का लोन दे दिया। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक का मॉडल है कि हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो इस समय राहुल का रोजगार का गारंटी है कि मोदी की जो गारंटी लेते हैं, दोनों में किसका जो फार्मूला? मोदी की गारंटी सिर्फ 15 लाख आएगा। मोदी की गारंटी थी किसानों की आय दुगना हो जाएगा। मोदी की गारंटी थी काला धन आ जाएगा। मोदी की गारंटी थी कि सब जो भ्रष्टाचारी और भगोड़े जो पकड़े जाए विदेश में वापस आ जाएंगे। विजय माल्या, मेहुल चौकसी से लेकर तमाम इस तरह के फ्रॉड लोग जो बाहर घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और हमारे देश का अरबों रुपया लेके चले गए और मोदी की सरकार में गए। अच्छा, आपसे सर एक क्वेश्चन और हमारा रहेगा, जैसे ये जो चुनावी चंदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी आप इसको देखेंगे जो मीडिया है, जो समाचार है, इस पे चर्चा ना होके केजरीवाल पे ज्यादा चर्चा हो रहा है। तो थोड़ा सा केजरीवाल के बारे में आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से केजरीवाल एक अच्छे व्यक्ति हैं। केजरीवाल का जो राजनीतिक जीवन है वो शुरुआत में IRS से शुरू हुआ। एक सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर उन्होंने दिल्ली में काम शुरू किया और वो मैग्सेसे अवार्ड भी उनको उस टाइम मिला था सामाजिक सोशल वर्क करने के कारण। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को बदला, अच्छे स्कूल बनाए। केजरीवाल ने महिलाओं को बसों की सुविधा दी। केजरीवाल ने वहाँ बिजली की सुविधा दी, पानी की सुविधा दी। जो मूलभूत सुविधाएं थी दिल्ली में नागरिकों को मिलनी चाहिए, केजरीवाल ने पूरी तरह से उनकी सरकार और उन्होंने देने का काम किया। क्या हम सर ये समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा ना हो, कहीं इसलिए तो नहीं? नहीं, एकदम उसी दिन जिस दिन SBI ने लॉटरा जारी किया, उसी दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, ताकि जो गोदी मीडिया है उसको एक मौका मिले और वो सारा जो है केजरीवाल की तरफ। आज पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो केजरीवाल पे चर्चा कर रही है, लेकिन जो भाजपा का घोटाला है, भाजपा का की जो लूट है, मोदी सरकार की जो लूट है, उस लूट पे कोई बात नहीं कर रहा है। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे हम लेना चाहेंगे। जैसे सवाल ये है कि जो संस्थाएं सरकारी होती हैं वो डूबती चली जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो संस्था प्राइवेट सेक्टर में जाती है वो कैसे आए दिन चौगनी या उसकी तरक्की होने डूबती नहीं जाती, उसको डुबाया जाता है। मोदी सरकार ने BSNL को 10 साल में खत्म कर दिया, रेलवे के तमाम हिस्सों को खत्म किया। वो पूरी तरह से जो उनके मित्र हैं अडानी अंबानी, ये सारी संस्थाएं उनको जो देने का काम कर रहे हैं। और ये तरफ बताया जाता है कि सरकारी संस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी इसलिए हमने बेच दिया। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही थी। वो संस्थाएं जो है ठीक से काम कर रही थी, लेकिन उनको फायदा, जो ये मल्टीनेशनल्स हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए फायदा पहुंचाने के लिए इनको जो है मतलब इन कंपनियों को बेचा गया, इनको नष्ट किया गया, इनको बर्बाद किया गया। हम जो है आज
कह सकते हैं कि किसानों के नेता, किसानों के लीडर के साथ थे, जिन्होंने पूरी खुलकर बात की। आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है या फिर आपके मन में जो भी ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना इतना समय दिया। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।